नमस्कार दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 26 अक्टूबर है और आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, यानी खरना का दिन। कल 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई थी और आज व्रती महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को खरना की पूजा करेगी। इस पूजा में गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है और फिर परिवार को लोगों में बांटा जाता है। खरना का ये प्रसाद बेहद ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही 36 घंटे की कठिन निर्जला व्रत शुरू होती है, जो अगले दिन शाम के सूर्य अर्घ और फिर सुबह के सूर्य अर्घ के साथ पूरा होता है। आज पूरे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देशों के कई हिस्से में छठ पूजा की रौनक दिखाई दे रही है। घाटों की सफाई कर दी गई है, चारों ओर सजावट और दीपों से माहौल भक्तिमय बन गया है। महिलाएं आज पूरे दिन छठ मैया के गीत गा रही है और व्रत की तैयारी में जुटी है। हर घर में आज खरना का प्रसाद बनने की खुशबू फैली है। इस तरह कहा जा सकता है कि आज का दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही से असली व्रत की शुरुआत होती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे एक चक्रवात तूफान में बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान 27 अक्टूबर के आसपास तेज हो सकता है। इस कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा और समुद्र में लहरें भी ऊंची उठ सकती है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि 27 से 29 अक्टूबर के बीच में बारिश और तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ठंड भी बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय बर्फबारी शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, बाहर निकलते समय मौसम की जानकारी लेते रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। चीन ने तिब्बत में अपनी मिसाइल की ताकत बढ़ाना शुरू कर दी है। हाल ही में पता चला है कि चीन ने तिब्बत के गोलमांडू इलाके में एक नया मिसाइल बेस तैयार किया है। यहाँ कई नई इमारतें, मिसाइल लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म और बड़े बड़े गैरेज बनाए गए हैं, जहाँ मिसाइलें रखी जाएगी। रिपोर्टों के मुताबिक चीन के इस जगह पर एक नई मिसाइल ब्रिगेड भी बनाया जा रहा है। यह जगह भारत की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह बात भारत के लिए चिंता का कारण बन गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की यह तैयारी भारत समेत पूरे एशिया के लिए खतरा बढ़ा सकती है। इससे सीमा के पास तनाव भी बढ़ सकता है। चीन का ये कदम उनकी रक्षा नीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इससे पड़ोसी देशों में ये डर है कि अगर कभी स्थिति बिगड़ती है तो ये मिसाइलें आसानी से नजदीकी देशों तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर चीन तिब्बत में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आगरा में एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। शुक्रवार रात एक कार बहुत तेज रफ्तार में थी, जिसने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर सड़क के किनारे चल रही माँ बेटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई और घर के बाहर बैठे लोगों को भी टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने लगे। पुलिस थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंची और घायलों लोगों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में 4 लोगों को मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक 78 साल के रिटायर्ड बैंक अफसर से ऑनलाइन ठगों ने करीब 22.92 करोड़ रुपया लूट लिए। ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है, यानी धोखेबाज ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए डराया और उसने कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी और सरकारी एजेंसी का अफसर बताया और कहा कि अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। डर के कारण उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनके कहे अनुसार अपने कई खातों से पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए। ठगों ने 1 महीने से भी ज्यादा समय तक लगातार उससे बातचीत की और धीरे धीरे सारे पैसे निकलवा लिए। जब उसके परिवार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कई खातों को ट्रैक किया जा रहा है, जिनमें पैसा भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है और लोगों को इस तरह के कॉल से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत को खत्म करने का ऐलान किया है। इसका कारण ओंटारियो का सरकार का एक विवादित विज्ञापन बताया जा रहा है। इस विज्ञापन में अमेरिका की टैरिफ नीति का आलोचना की गई थी और इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का पुराना वीडियो इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्रंप ने इस विज्ञापन को फर्जी और भ्रामक बताया है। इस घटना के बाद कनाडा की ओंटारियो सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विज्ञापन को हटा लिया है। सरकार ने कहा है कि वे नहीं चाहते हैं कि किसी विज्ञापन की वजह से 2 देशों के बीच
संबंध खराब हो। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कहा है कि वे अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने के पक्ष में है, लेकिन इस घटना से दोनों देशों के भरोसे को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और कनाडा लंबे समय से एक दूसरे के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ऐसे ने इस विवाद ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। हालांकि अब जब कनाडा ने विज्ञापन वापस ले लिया है तो उम्मीद की जा रही है कि व्यापारिक बर्ताव दोबारा शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अगले शैक्षणिक साल 2026-27 से पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल होनी चाहिए। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत आया है ताकि बच्चों का स्कूल में सही उम्र में प्रवेश हो और उनका सही विकास हो सके। इसके अनुसार पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। पहले नर्सरी, लोअर KG और ऊपर KG के लिए अलग अलग उम्र तय की गई थी। अब नियम यह है कि नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, लोअर KG के लिए 4 से 5 साल और अपर KG के लिए 5 से 6 साल और पहली कक्षा के लिए 6 से 7 साल। जो बच्चे इस साल पहले से पढ़ रहे हैं उन पर नया नियम तुरंत लागू नहीं होगा। उन्हें अगले स्तर में दाखिला होने के लिए थोड़ी छूट दी जाएगी। यह बदलाव बच्चों की सही शिक्षा और उनके विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत सरकार हवाई यात्रा के दौरान पावर बैंक इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का काम कर रही है। नागरिक उड्डयन विभाग यानी DGCA नई गाइडलाइन बना रहा है। हाल ही में दिल्ली से दीमापुर जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी, जिससे यह मुद्दा सामने आया। इससे पहले एयर चाइना की फ्लाइट में भी पावर बैंक में आग लगने के कारण फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी थी। नए नियमों में पावर बैंक की लिमिट, फ्लाइट में चार्जिंग पर रोक, सही स्टोरेज और क्षमता की जानकारी जैसे बात शामिल होगी। नियम अंतिम रूप देने से पहले यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर निर्भरता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसलिए अगर आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं तो अपने पावर बैंक का इस्तेमाल करने से पहले एयरलाइंस की पॉलिसी और DGCA की नई गाइडलाइन जरूर देख लें। मुरादाबाद के सूर्यनगर इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनका ससुराल वाला परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। महिला के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। महिला की पहचान नीतू उर्फ सरिता के रूप में हुई और उसकी शादी 11 साल पहले रचिन नामक युवक से हुई थी। परिवार ने बताया कि बेटी को बचाने के लिए उन्होंने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जमीन बेचकर रचीना को 5 लाख रुपए भी दिए गए ताकि वह ठेकेदारी का काम शुरू कर सके, लेकिन इसके बावजूद प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। अंत में महिला ने जहरीली पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने दहेज और घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या को फिर से सामने लाया है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला अवैध गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोग डर गए और भगदड़ मच गई। गोदाम के पास एक हॉस्टल में 15 लड़कियां फंसी रह गई। दमकल विभाग की टीम ने जल्द पहुंचकर सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान एक मजदूर झुलस गया और 5 दमकल कर्मी भी घायल हो गए। गोदाम और हॉस्टल दोनों ही नियमों के खिलाफ बनाए गए थे, जिससे आग फैलने का खतरा और बढ़ गया था। दमकल कर्मियों ने लगभग 4.5 घंटा की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। तो दोस्तों, यही था आज की ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा खबर कौन सी पसंद आई।